हाय गाइस, वेलकम टू ग्रेविटीज डीपीपी डिस्कशंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीपीपी 1 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इन डीपीपीज को आप लोग टेस्ट की तरह देना ना, अपना टाइमर सेट कर लेना, मैक्सिमम मार्क्स देख लेना 165 है, राइट। और मैक्सिमम टाइम दिया है 180 मिनट्स, जबकि इस पर्टिकुलर डीपीपी के लिए 180 मिनट्स की ज़रूरत नहीं है ना, मैक्सिमम टाइम 180 मिनट्स है, ठीक है। तो सारे डीपीपीज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबको आप लोग टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना, ठीक है। एनीवे, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर है जो रो मटेरियल से फिल्ड है और इसमें दो कैविटीज़ है। उसमें से एक कैविटी को 2 रो से फिल कर दिया है और एक कैविटी को मतलब कैविटी की तरह खाली रखा है, ठीक है। अब इन सब के वजह से सेंटर पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर को मैं रो डेंसिटी का मटेरियल मान लेता हूँ ना, कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये लेफ्ट वाले में 2 रो था तो इसके अंदर रो और बचा है, राइट वाले में कुछ था नहीं, ठीक है। मैंने रो अज्यूम कर लिया, तो अब इस वाले में क्या लेना पड़ेगा, माइनस रो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा अब, ठीक। अब ये बताओ, पूरा स्पीयर की वजह से सेंटर पे 0 हो गया, तो बचा क्या, ये दोनों कैविटीज़ में जो मटेरियल है इन्हीं की वजह से फील्ड निकालना है फिर रो पे, ठीक। तो एसेंशियली ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे दो कैविटीज़ में रिड्यूस हो जाएगा, ये प्लस रो है और ये माइनस रो है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। अब प्लस रो के वजह से टुवर्ड्स द मास रहेगा और ये नेगेटिव मास है, नेगेटिव मास की वजह से अवे रहेगा, तो ये दोनों फील्ड्स ऐड होंगे। तो क्या मैं इसको भी हटा के क्या इस रो को मैं 2 रो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो एसेंशियली अब क्या हुआ, 2 रो का एक स्फीयर है जिसके वजह से पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है, कितने डिस्टेंस पे है, 2r पे है और इसका रेडियस कितना है, r है। तो फील्ड किससे बराबर होगा, gm/r² लगा लेंगे, तो g इंटू m 2 रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³ अपॉन 2r का होल स्क्वायर ना, इससे आंसर आ जाएगा अपना, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है फ्रॉम ऑप्टिक्स। लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सम डिस्टेंस है ना, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच, ठीक। तो फर्स्ट इस लेंस की वजह से क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाएगा, ठीक। तो वही है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा लिया इसने, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यू का वैल्यू -30, यहाँ से v आएगा 60, ठीक। और ये पोजीशन क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मिरर का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो रे डायग्राम ऐसे बनेगा, ये लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ 60 है और ये 20 अगर है तो इसका रेडियस कितना आ गया, फिर 40 सेंटीमीटर आ गया। तो फर्स्ट गिवन सेट ऑफ डेटा से ये हमको निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, अब अगर रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो इस पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ ऑब्वियसली r/2 होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 40/2 प्लस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, अब ये जो 20 सेंटीमीटर का रीजन है लेंस और मिरर के बीच में, इसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिल कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ये इस टाइप का सिचुएशन का फार्मूला है, लेफ्ट साइड u1 है, ये मीडियम u2 है और इसका u है, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो 2 डिफरेंट रिफ्रैक्शंस एट r1 एंड r2 निकाल लेंगे। वैसे फार्मूला ये है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस म्यू अपॉन r2, ठीक है। यही फार्मूला इसने सीधा लगाया है यहाँ पे और v का वैल्यू निकाल लिया है -60, ठीक है। तो ये लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो सेकेंड मीडियम में जो इमेज बन रहा है, मतलब फिर से वो पीछे बन रहा है, वो -60 पे बन रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल लगाने के बाद सिचुएशन मतलब इमेज ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ पे ये μ2 है, ठीक है, ये ऐसे रह गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ 60 हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये मिरर के लिए फिर ये रे कहाँ से आ रहा है, तो ये 20 है, तो इस मिरर के लिए क्या u -80 हो जाएगा,
तो वही है, तो u का वैल्यू -80 लिया है, फॉर्मूला लगाया है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू आया है 16 डिस्टेंस में इमेज, वो फाइनल इमेज बन रहा है, सही है ना। तो पूछा क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 + 20 + 16 66 ना आंसर। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब दिस इज लाइक द इजीएस्ट क्वेश्चन, इस डीपीपी का ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। एक कंप्लीट शेल है, कंप्लीट शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिया हुआ है। अब इस शेल को ऐसे 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 3, अब ये क्या है, वाटरमेलन का एक स्लाइस की तरह ये शेप बनेगा ना, तो हाफ वाटरमेलन को 3 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे तो एक एक स्लाइस की तरह होगा ना, कर्व टाइप का होगा, ठीक है। तो उसका अगर प्लेनर डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा, सही है ना। ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबके वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ये बीच वाले के वजह से डायरेक्टली नीचे रहेगा, इसके वजह से ऐसे रहेगा, और इसके वजह से ऐसे रहेगा, रिजल्टेंट डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये ऑब्वियसली ये 60 है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्रीज होगा ना। ये भी 30 डिग्रीज है ना, ये 30 है तो ये 30, ठीक। तो एसेंशियली फिर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, E + 2E sin 30। ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, E0, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना आएगा, E0/2, ठीक। ठीक है, वैसे E0 का वैल्यू पता है सबको, कितना है E0 का वैल्यू, σ/4ε0 ना, शेल के वैसे σ/4ε0 होता है, ठीक है। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस 4th क्वेश्चन को देखना, अच्छे से पढ़ना, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। एक लेंस है L1 जो कि कॉन्वेक्स दिख रहा है, वो इन्फिनाइट वाला ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना रहा है, 4L डिस्टेंस पे बना रहा है ऑफ हाइट h, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 लेंसेस और लगा रहे हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा रहे हैं और फोकल लेंथ L कहाँ पे लगा रहे हैं, इस लेंस से 2L के बीच में, ठीक है। तो ये जो इमेज बन रहा है, वो इमेज जो है वो जो लेंस लगाने के बाद उसके लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा, ठीक। तो पॉइंट O है, पॉइंट O पे वो लेंस है, वो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एक डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे लगा रहे हैं 2L पे, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 4L पे है ना, ये जो h डिस्टेंस का ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस लेंस के लिए, ठीक। तो इसका u कितना है फिर, u + 2L हो गया, ठीक। फिर लेंस फार्मूला लगा लिया है 1/v - 1/u, u का वैल्यू +2L इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ दिया है -L, तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया, फिर मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन v/u -1 आ रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड लेंस है, अच्छा, अब v का वैल्यू -2L अगर आया है तो ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बना रहा है, इमेज O पे बन रहा है, सही है ना, सही है ना। इमेज से 2L पीछे बन रहा है, यानी कि O पे बन रहा है, ठीक है। अब ये इमेज नेक्स्ट लेंस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट लेंस कहाँ पे रखा है, 3L पे रखा है ना, O से 3L पे रखा है, ठीक है। तो U उसके लिए क्या हो जाएगा, -3L हो जाएगा, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f कर लेंगे, v का वैल्यू 6L आया है। फिर से अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, m2 का वैल्यू -2 आ रहा है, नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m1 m2, m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, +2। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना था, h था, और फाइनली ये इस लेंस से रिफ्रैक्शन और 2 अलग लेंसेस रख रहे हैं, उन दोनों से रिफ्रैक्शन करके फाइनल इमेज का लेंथ +2h बनेगा, यानी कि इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ओके, कमिंग टू 5th क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट साइड जा रहा है कुछ स्पीड से ना, 5 मिलीमीटर/सेकंड स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब कई बार ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने किया है ना, जो जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव करता है, अगर राइट साइड मूव करता है तो लेफ्ट साइड स्पीड आएगा इमेज का ना, जहाँ पे भी हो इमेज उसका लेफ्ट साइड स्पीड आएगा, ठीक। और वो स्पीड कितना होगा, वो किस फॉर्मूला से लाएंगे, वो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, राइट, dv/dt आएगा -v²/u² इंटू du/dt, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस फार्मूला को यूज़ करते हुए खाली इमेज का लेफ्ट साइड स्पीड निकाल पाएंगे, राइट। लेफ्ट साइड जो भी स्पीड है लेफ्ट साइड, वो इस पर्टिकुलर फार्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इमेज का एक और स्पीड रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा वो देख रहे हैं, ठीक। जैसे ये वाला डायग्राम में देखो, इसमें से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जा रहा है तो इमेज राइट साइड जाएगा, ये v1 ना, v1 का वैल्यू तो सीधा किससे निकल जाएगा,
माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। ठीक, आ गया है 20 ना, 20 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये किस तरफ रहेगा? ऑब्वियसली आई कैप में रहेगा, क्योंकि ये माइनस आई कैप में जा रहा है। ठीक है, अब इसको भूल जाते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, वी और यू का वी और यू का वैल्यू तो मिरर फार्मूला से निकाल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वाई डायरेक्शन में स्पीड होगा या नहीं होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सेस पे मूव करता तो वो बात ही नहीं है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में लेकिन क्या दिक्कत है, ये जो एच डैश का वैल्यू होगा वो किससे बराबर होता है? मिरर के लिए माइनस वी बाई यू इंटू एच के बराबर होता है। ठीक है, तो डी एच डैश बाई डी टी क्या होगा? एच तो कांस्टेंट है, वी बाई यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये इसके मेथड में भी कर सकते हैं, मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यू डी वी बाई डी टी माइनस वी डी यू बाई डी टी अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। डी एच बाई डी टी कितना आ रहा है? -1, माइनस बाहर है ये -30 है। डी वी बाई डी टी कितना है? +20 है, माइनस -60 इंटू डी यू बाई डी टी का वैल्यू कितना है? -5 होल अपॉन 30 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी प्लस आया है, डी एच डैश बाई डी टी प्लस 1 मिलीमीटर यानी कि जे कैप, और डी एच और वो V1 वाला का वैल्यू वो आया है 20 आई कैप। ठीक, ओके, कमिंग टू 6th क्वेश्चन। यहाँ पे पैरेलल बीम है, एक कॉन्वेक्स लेंस पे गिर रहा है। ऑब्वियसली कहाँ पे इमेज बनेगा? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ पे बनेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? लेंथ को, ये जो लाइन ए बी है इसको रोटेट कर रहा है ना, कोई एक्सिस के अबाउट से रोटेट कर रहा है बाय अ वेरी स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है, यानी कि लेंस को पूरा रोटेट कर रहे हैं। तो अब क्या है, जो नया पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है, वो उसके दो एंड्स होंगे, मतलब इसको आगे पीछे ऊपर नीचे रोटेट करते जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज में थीटा, फिर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ थीटा, फिर क्लॉकवाइज के थीटा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो जो इमेज का जो ऑसिलेशन होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो मेंशन नहीं किया है गलती से क्वेश्चन में, तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस ना बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब लेंस को थीटा से रोटेट करेंगे, नया प्रिंसिपल एक्सिस ये बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनेगा। अब ऑन द एक्स एक्सिस उसका पोजीशन क्या होगा? क्यू ना, पॉइंट क्यू तक वो आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर उस डायरेक्शन में थीटा से रोटेट करेंगे इसको, तो ऐसे बनेगा। ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल प्लेन है, यहाँ पे इमेज बनेगा एक्स एक्सिस पे। सही है ना? तो वही है, तो इनिशियल फोकल पॉइंट पे है, वो पॉइंट पी पे है। अब नया क्यू पे बन रहा है, ओ से क्यू का डिस्टेंस कितना होगा? एफ बाई कॉस थीटा होगा, जो कि एफ सीकन थीटा है। तो मेरा आंसर क्या है? आंसर पी क्यू का लेंथ है। पी क्यू का लेंथ कितना है? एफ सीकन थीटा माइनस एफ ना, वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन में क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस Q माइनस Q और दोनों का मास m और स्मॉल m रेस्पेक्टिवली, सेपरेटेड विद डिस्टेंस l, दे आर रिलीज इन यूनिफॉर्म फील्ड E। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम फॉर द सेपरेशन टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन फॉर सेपरेशन टू रिमेन कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, सेपरेशन कांस्टेंट कब होगा? या तो दोनों एक्सेलरेट करें ही ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू है। और दूसरा क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है? कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो क्या होना चाहिए? दोनों पे नेट फोर्स सेम होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दोनों का मासेस अलग अलग है। ठीक है, तो क्यू पे नेट फोर्स निकालो और उसका एक्सेलरेशन निकालो, माइनस क्यू पे नेट फोर्स निकालो, उसका एक्सेलरेशन निकालो, दोनों को बराबर कर दो। अब इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन किससे बराबर होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है? कैपिटल एम का एक्सेलरेशन निकाला है, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया है और एल का डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कमिंग टू द 8th क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए रेशियो ऑफ u बाई वी स्क्वायर पूछा है, जहाँ पे u एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी किससे बराबर? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये u एनर्जी डेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल होगा? r बार 4 से प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाई आर पावर 4 से। v स्क्वायर किससे प्रोपोर्शनल है? v पता है, के क्यू बाई आर, तो ये 1 बाई आर स्क्वायर है, इससे प्रोपोर्शनल होगा।
1/r² है प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² का ग्राफ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बी ऑप्शन। ठीक ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है ना जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसमें से एक सिलिंड्रिकल रीजन हटा दिया है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल रीजन जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू मच मच लेस देन आर है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल रीजन निकाला है। अब वेरी थिन सिलिंड्रिकल रीजन क्या होगा, एक लाइन चार्ज की तरह रहेगा। ठीक है, तो बीच से एक पतला सा लाइन चार्ज हटा दिया है, ये अज्यूम कर सकते हैं। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकालना है उस स्मॉलर रेडियस का लाइन चार्ज को निकालने के बाद। ठीक है, तो पहले क्या अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि पूरा रो डेंसिटी का एक सॉलिड स्फीयर से बना हुआ है। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होता है, ρ/3ε0 इंटू आर बार। ठीक है, अगर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है तो पॉइंट ए पे फील्ड किस तरफ रहेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड रहेगा, जो कि माइनस आई कैप है। तो पूरा स्फीयर की वजह से E1 कितना है, -ρ/3ε0 इंटू आई कैप। ठीक है, अब E2 क्या है, अब ये जो सिलिंड्रिकल रीजन बीच में एक लाइन चार्ज की तरह बनेगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2k λ/r होता है, 2k λ/r। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लैम्डा इंटू लेंथ एल मान लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर डेंसिटी रो है, रो इंटू πr² इंटू एल ना वॉल्यूम। ठीक है, तो लैम्डा किससे बराबर, रो इंटू πr²। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे। अब ये भी माइनस आई कैप में रहेगा। अब नेट फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E2 वाला पार्ट नहीं है ना, तो E2 वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल से, तो E1 माइनस E2 निकालेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आइडिया ये है कि जो बीच में जो वेरी थिन सिलेंड्रिकल रीजन निकाल रहा है वो एक लाइन चार्ज की तरह है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r ना, वही किया है, लैम्डा को अब रो के टर्म्स में निकालना है। ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन का एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, निकालना है वेलोसिटी एट पोजीशंस v2 एंड v3, और जो सर्कुलर ऑर्बिट का स्पीड v1 है r रेडियस का, उससे कंपेयर करना है v2 और v3। ठीक है, अगर ये क्लास में डिस्कस हमने किया है ऑलरेडी। सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड तो पता ही है क्या है, √gm/r ना, तो v1 का वैल्यू √gm/r है। ठीक है, v2 और v3 का वैल्यू। ठीक है, और ये भी बताया था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं तो दो ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट का क्वेश्चन में, मतलब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या अगर याद है तो v1 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा, अगर सेमी मेजर एक्सिस ए है तो v2 का वैल्यू gm/a इंटू 1 प्लस e/1 माइनस ई होता है, और gm/a इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। राइट, तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल 2r है तो a का वैल्यू r है, e का वैल्यू निकाल लेंगे, a इंटू 1 माइनस ई r/3 के बराबर है, वहाँ से e का वैल्यू निकल गया, सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। इसने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला है और मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाला है। ठीक है, ग्रेविटेशन में एक और चीज़ जो याद रखते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में टोटल एनर्जी किससे बराबर होता है, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में -gmm/2a होता है, इसमें टोटल एनर्जी -gmm/2a होता है ना, वहाँ पे सर्कुलर में -gmm/2r होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से निकल जाता है, अगर याद है तो रखे आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a का वैल्यू r होगा और दूसरा a इंटू 1 माइनस ई। ठीक, वो किससे बराबर, r/3। यहाँ से e का वैल्यू ये r है, a का वैल्यू r है, तो e का वैल्यू कितना आ रहा है फिर 1 माइनस 1/3 2/3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो, v2 v3 आ जाएगा, कंपेयर करना है v1 v2 v3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और ये वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जहाँ पे निकालते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये तो दिया है, ये ग्रेविटेशनल वाला पार्ट दिया है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट भी होगा, तो मैं कोई भी कंडक्टिंग सरफेस या स्पेरिकल कंडक्टिंग सरफेस के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मान के चलते हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक, बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना है, KQ/r² ना, या सिग्मा/ε0 ना,
ना, या के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप को कट कर दिया है, ठीक है। अब जो बाकी है, इस स्ट्रिप के अलावा जो बाकी का चार्ज है, उसके वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो रिमेनिंग पार्ट जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा, और ये इतना स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप के वजह से आउटसाइड पे किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, E1 मान लेते हैं। और ये रिमेनिंग पार्ट की वजह से भी आउटसाइड वाला पॉइंट पे बाहर ही होगा, E2 मान लेते हैं, ठीक। स्ट्रिप की वजह से अंदर वाले रीजन में किस तरफ होगा, इस तरफ होगा E1, और ये रिमेनिंग पार्ट की वजह से लेकिन इसी तरफ होगा ना, E2। अच्छा, अंदर नेट फील्ड क्या होता है, जीरो, तो E1 माइनस E2 जीरो है, और बाहर कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E1 यहाँ पे जो लिखा है ना, E1 प्लस E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, E1 माइनस E2 जीरो होगा। तो E1 और E2 किससे बराबर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। इसी चीज़ से, अच्छा, इसी रिजल्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। इनफैक्ट वो वर्क डन वाला पार्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड बेटर होगा। मान के चलते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसका पर्टिकुलर रीजन में सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर इस वाले रीजन, अगर ये वाला रीजन कंसिडर करता हूँ, डी ए एलिमेंट, डी ए एरिया का एलिमेंट, तो इस पर नेट फोर्स जो लगाएंगे वो चार्ज कितना है इस पर, सिग्मा इंटू डी ए है, तो फोर्स क्या सिग्मा इंटू डी ए इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, ये गलत है, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे अपने आप पे क्या ये फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो निकालना है कि ये बाकी पूरा कंडक्टर के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो अभी अभी देखा है, वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है इनटू इसका चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ बाई डी ए किससे बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। अनरिलेटेड थिंग है, लेकिन यहीं से ना वो कंपैरिजन, ये चीज़ याद रखने वाला पार्ट है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर है, ठीक। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। ठीक है, ये ओके, कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर, ठीक है, कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी है ना। वैसे इसको क्लास में करवा दिया है। अ meteorite approaching a planet of mass m collides with an automatic space station जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में है ऑफ रेडियस r, द मास ऑफ स्टेशन इज 10 times द मास ऑफ मीटोराइट, ठीक है। तो मास ऑफ मीटोराइट को m ले लिया है, मास ऑफ स्पेस स्टेशन जो कि पहले सर्कुलर ऑर्बिट में है 10m है। कितना स्पीड से वो जा रहा होगा, v0 इज इक्वल टू, मतलब ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट जी एम बाई आर, ये तो पता ही है, ठीक। अब ये कोलाइड करने के बाद वो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ से निकल जाएगा, एलिप्टिकल पाथ लेगा, ठीक है। कह रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है r/2, अभी अभी बताया था एलिप्टिकल पाथ, इमीडिएटली माइंड में क्या आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन होगा ना, बिफोर कोलिजन नहीं। एलिप्टिकल पाथ स्टार्ट करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, कोलिजन के दौरान वो तो एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। एनीवे, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे है वो, v0 स्पीड है, कोलिजन करने के बाद, ये डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे कर लेना। यहाँ पे इनिशियल स्पीड v0 था, कोलिजन करने के बाद वो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10m और m जोड़ के 11m हो जाएगा। इस डायरेक्शन में स्पीड मान लेते हैं v1 है, इस डायरेक्शन में स्पीड मान लेते हैं v2 है, ठीक है। दोनों तरफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, ठीक। तो बिफोर कोलिजन जो मीटोराइट का स्पीड था वो u मान लेते हैं ना, ये u ही निकालना है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन v1 और v2 मान लेते हैं। अच्छा, v1 किससे बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, v1 के डायरेक्शन में कितना होगा, वो खाली किसका है, वो स्पेस स्टेशन का है, कितना है, 10m v0 है, ये वाला लाइन, ठीक है। कोलिजन के बाद मास कितना हो गया, 11m हो गया इंटू v2, तो इसको उसने v2 लिया है तो हम भी इसको v2 ले लेते हैं, और ये v1, ठीक। तो 10m v0 इक्वल टू 11m v2, यहाँ से v2 का वैल्यू आया है, v0 का वैल्यू पता है ऑलरेडी ना, अंडर रूट जी एम बाई आर है, ठीक है। अब इधर रेडियल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, टोटल मास m, मतलब वो उस मीटराइट जो आके कोलाइड कर रहा है उसका मास m, और टोटल मास कोलिजन के बाद 10m। इस डायरेक्शन में तो इनिशियल मोमेंटम था नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर जो भी उस स्पेस स्टेशन है उसका तो था नहीं, तो वहाँ से ये v1 का वैल्यू आ जाएगा u/11। अब ये u का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यू का वैल्यू आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, 10m v नॉट इंटू आर था, इसको 11m ये वाला v2 इंटू आर भी ले सकते थे ना, दोनों एक ही है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कोलिजन करने के बाद ये सैटेलाइट जो है ऐसे अंदर की तरफ आ जा रहा है और मिनिमम डिस्टेंस कितना है r/2 है और ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे कुछ स्पीड v मान लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन 10m v नॉट इंटू आर इक्वल टू 11m v इंटू r/2, यहाँ से v का वैल्यू आ गया, सही है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन, वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, खाली हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर हो जाएगा, एम लेकिन एम नहीं है ना, 11m है, एनर्जी कंजर्वेशन करो, बस आ गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ऐसे दो लेंसेज हैं, दिया है कि ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे रखा है और मैग्निफिकेशन अगर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैग्निफिकेशन कितना है, ठीक है, तो एक्स मान लो, एक्स की वजह से फर्स्ट इमेज निकाल लो, उसका मैग्निफिकेशन निकाल लो, फिर वो जो भी इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, फिर वहाँ से फिर से लेंस फार्मूला लगा लो, फिर सेकंड मैग्निफिकेशन निकाल लो, m1 m2 का वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो सब करने के बाद m1 m2 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है m1 m2 का वैल्यू, ठीक है, उसने m1 निकाला है 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करके, इनिशियली u का वैल्यू -x लगाएंगे, फिर ये v1 आएगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए वो डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस d माइनस v1 हो जाएगा, फिर इमेज पोजीशन माइनस ऑफ d माइनस v1 करके फिर वो सेकंड मैग्निफिकेशन में निकालेगा, दोनों x में आएंगे, फिर नेट मैग्निफिकेशन m1 m2 है वो इतना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर x से इंडिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है ना जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर उसका कोफिशिएंट जो कि d माइनस f1 माइनस f2 अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो x वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, वही किया है, वहाँ से d का वैल्यू निकाला है, वो d का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और मैग्निफिकेशन आ गया -f2/f1, ठीक है। अब कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और एक सेमी सर्कुलर रिंग है, निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों पे, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ रहेगा, ये एंगल अगर मान लो थीटा है, डी थीटा मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट इधर कंसिडर करते हैं जो कि डी थीटा सबटेंड कर रहा है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, ये डी एफ फोर्स है, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर होगा, तो नेट फोर्स इंटीग्रल डी एफ कॉस या साइन, ऊपर वाला कंपोनेंट साइन थीटा, ठीक है। अब ये डी एफ कैसे निकलेगा, और इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से पाई तक, ठीक है। अब ये डी एफ कैसे निकलेगा, इस इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से फील्ड कितना है 2k λ/r या λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इनटू उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का चार्ज कितना है लैम्डा डैश इंटू आर थीटा, क्या डी थीटा, ठीक, तो वो फोर्स निकाल लिया, ये डी एफ निकाल लिया, लेकिन डी एफ का ऊपर वाला कंपोनेंट, इसने ऊपर से एंगल थीटा लिया है तो इसका कॉस थीटा आएगा, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो साइन थीटा आएगा, ठीक है, कुछ भी कर लो आंसर तो सेम ही है, ठीक। अब 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 2 टाइम्स कर लो या 0 से पाई इंटीग्रेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, मेरा इंटीग्रेशन में वो 0 से पाई है, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन में 0 से π/2 यहाँ तक जाएंगे, फिर उसका डबल कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिया है कि एक सर्कुलर प्लैनेट रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर v है, यानी कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट इज सच दैट, ओमेगा ऐसा है कि जो इक्वेटर पे जो अपेरेंट g है वो हाफ दैट ऑफ दैट एट पोल है, ठीक है। अब निकालना क्या है, एस्केप स्पीड फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, तो एस्केप स्पीड निकालना है जो कि पोल से निकालना है ना, पोलर पार्टिकल, क्योंकि अगर इक्वेटर से लेंगे तो काफ़ी स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो इक्वेटर का स्पीड, इक्वेटोरियल पॉइंट का स्पीड भी करना पड़ेगा, तो पोल पे ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, पोल वाला पॉइंट रेस्ट पे है, तो क्या करेंगे, तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कर लेंगे, जहाँ से क्या आ गया वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है √gm/2r ना। तो अब एस्केप स्पीड क्या होता है, एस्केप स्पीड क्या है √v स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है,
वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है जी एम बाई आर स्क्वायर ना, जी एम बाई 2r²। ठीक है, coming to the last question, 15th question. We have a spherical planet rotating about the axis. Velocity of the point on the equator is v, यानी कि v is equal to r omega है ना, जो कि ओमेगा रोटेशन ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज सच दैट apparent g dash at the equator is half the value of g at the pole। ठीक है, तो ये तो पता ही है, फॉर इक्वेटोरियल प्लेन एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर या एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। सही है ना, सूडो फोर्स बाहर की तरफ। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, जी एम बाई 2r आ रहा है। ठीक है, और एस्केप स्पीड क्या है, अंडर रूट 2 GM/r। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना है, अंडर रूट GM/2r। हमको क्या चाहिए, अंडर रूट 2 GM/r चाहिए, तो कितना चाहिए, एस्केप स्पीड का स्क्वायर कितना है, 4v²। सही है, ओके।